नमस्कार। प्रधानमंत्री ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया। सबसे पहले इस देश की जनता को नोटबंदी के लिए लाइन में लगाया। फिर जब नोटबंदी से लोगों की मौत हुई तो लोगों को कोविड में लाइन में लगाया। जब कोविड से लोगों की मौत हुई तो लोगों को ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगाया। जब ऑक्सीजन से लोगों की मौत हुई तो लोगों को अनाज की लाइन में लगाया, पैसों की लाइन में लगाया और आज लोगों को सिलेंडर की लाइन में मरने के लिए फिर से खड़ा कर दिया है। भारत देश की प्रधानमंत्री मोदी ऐसा पहला प्रधानमंत्री बनेंगे जिन्होंने नागरिकों को बैल और बकरी की तरह लाइन में लगना सिखाया। वो मजबूत दावे करने वाला प्रधानमंत्री और पर चुप रहने वाली प्रधानमंत्री, अमेरिका को एक शब्द भी ना बोलने वाली प्रधानमंत्री। आज भारत में गैस की किल्लत है। 50% से ज्यादा होटल्स बेंगलुरु में बंद हो चुकी है। 20% से ज्यादा होटल्स मुंबई में बंद हो चुकी है। एलपीजी गैस की दाम बढ़ रही है। चोरी तोड़ने वाली स्मृति ईरानी दीदी दिखाई नहीं दे रही है। लोग परेशान है और प्रधानमंत्री मोदी मुंह पर टेप लगाकर चुनाव प्रचार में बिजी है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2014 से पहले जिन प्रधानमंत्री को ये पता था कि रुपया कैसा कंट्रोल होना चाहिए, 2014 के बाद वो प्रधानमंत्री भूल गए। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्योंकि हो सकता है नाले से निकलने वाली गैस को बनाने में बेच हो गया हो। रुपया आप 94 के आसपास पहुंच गई डॉलर के मुकाबले, और यही हालत रहे तो बहुत जल्द से सेंचुरी भी पार हो जाएगा। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हर दिन 18 घंटा काम कर रही है। इनसे शक्लों को देखिए आप लोग और याद करिए कि रुपया जब 70 पार किया था तब ये लोग कितना चिल्ला रही थी, मगर आज जब रुपया 94 के पास पहुंच रही है तो इन 6 में से एक भी इंसान इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सवाल उठा सके कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है। इसका कारण है जब राजा की दरबार में दरबार हो जाती है तो सवाल पूछने वाला कोई नहीं रहता। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर ये तमाम लोग कांग्रेस की सरकार में गिरते रुपयों के खिलाफ बोल रही थी तो बीजेपी की सरकार में गिरते हुए रुपयों के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रही है? ये डर है, समझौता है या जनता को मूर्ख बनाने की एक स्ट्रेटजी है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नमस्कार। महात्मा गांधी को कौन जानता है? ये बात कहने वाला प्रधानमंत्री का ये वीडियो देखिए। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। लेकिन अब जब देश में पुतिन आई हुई है जो रूस की राष्ट्रपति है और वो आने के बाद सबसे पहला काम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का करती है, तब प्रधानमंत्री मोदी को शायद उनकी सवाल का जवाब मिल गया होगा कि महात्मा गांधी को कौन जानता है। असल में ये सवाल करना कि महात्मा गांधी को कौन जानता है, वो भी उस देश की प्रधानमंत्री द्वारा जिस देश की पहचान ही गांधी से हो, जिस देश को आजादी गांधी ने दिलाई हो, जिस देश की ग्राम स्वराज गांधी का हो, जिस देश का हिंदू स्वराज गांधी का हो, जिस देश की आत्मा में बसने वाला हिरान गांधी का हो, उस देश की प्रधानमंत्री ही तब ये कहता है कि महात्मा गांधी को कौन जानता है तो उसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की कमरे में लगे गांधी की तस्वीर देखने चाहिए, उसे हिटलर की महावीर गांधी की तस्वीर देखने चाहिए थी और उसे गांधी को पढ़ना चाहिए था। देश की प्रधानमंत्री शायद स्कूल कॉलेज नहीं गए, वरना उनको पता होता कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। विश्व के लगभग 4 दर्जन से भी ज्यादा देशों में गांधी का प्रतिमा लगी हुई है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ये सवाल करती है तो जो आज रूस की राष्ट्रपति जिनको वो अपना मित्र कहती है, वो जब भारत आई तो शायद उन्होंने अपने मित्रों को समझाया होगा कि ऐसे झूठी बातें मत करो। गांधी को मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि कैसे 2 लंगोटे वाला आदमी ने इस देश से अंग्रेजी को उखाड़ के फेंका और उन अंग्रेजी को जिनको सूरज कभी नहीं डूबता उनको ये बताया कि हम भारतीय एक है और हमारी ताकत है अहिंसा। 2014 में जब बीजेपी पावर में आई तब उस टाइम एजुकेशन का बजट लगभग 68,000 करोड़ था और 2024 में बढ़कर 1.48 लाख करोड़ तक आ गया। सुनने में ये काफी अच्छा लगता है कि 68,000 करोड़ से 1.48 लाख करोड़ तक आ गया। पर 2014 में एजुकेशन का बजट टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग 1.14% था। इसका मतलब अगर सरकार 100 रुपया खर्च करती है तो वो एजुकेशन के लिए सिर्फ 4 रुपया खर्च करा रही है। पर अभी एजुकेशन का बजट टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का सिर्फ 2.5% है। इसका मतलब पहला गवर्नमेंट एजुकेशन पर 4.14% खर्च करती थी
और अभी 2.5%, जबकि 6% होना चाहिए था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नमस्कार, क्या हम अमेरिका की चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं? क्योंकि कुछ तो है जो आपसे छुपाया जा रहा है। ट्रम्प ने भारत को 30 दिन की परमिशन दी है कि वो रशिया से तेल खरीद सकता है, और वो तेल जो रशिया हमें पहले सस्ते दाम पर देने वाला था, आप बिना किसी ऑफर के देगा। और ये सब कुछ हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी की मजबूती के कारण, क्योंकि जो हमारा फादरलैंड है इजराइल और जो उसकी ग्रैंडफादर है अमेरिका, वो चाहती है कि भारत आप सिर्फ तेल खरीदे रशिया से, लेकिन 30 दिन के लिए, और उसको बहुत बड़े प्रोपागेंडा के तौर पर दिखाया जा रहा है। पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी को विश्व की सबसे ताकतवर लीडर दिखाया जाता है, लेकिन वही अमेरिका कह रही है कि हमें इंडिया सब का इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसका समर्थन में नहीं है। You're not allowed to use the word Indian anymore. The only one that wants you to are the Indians, all right? उसी अमेरिका के उप विदेश मंत्री कह रही है हमें इंडिया को चाइना जितना पावर होने नहीं देना है। वही ट्रम्प बार बार कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वही ट्रम्प भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी डिसाइड कर रही है। वही ट्रम्प ये डिसाइड कर रही है कि भारत किससे सामान खरीद सकता है, किससे नहीं। और इस सब की बात भी प्रधानमंत्री क्या कर रही है? केवल दांत निकाल के विदेश की तमाम नेताओं के साथ हंस रही है। Otherwise, without you, one cannot do. You think I'm kidding? I'm not. आप प्रधानमंत्री जी, आप हमें That wasn't in the हमारे script. कैमरोस थे जो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिकल फेलियर है कि भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पा रही है। मुझे आज भी इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो दौर याद है जब इंदिरा गांधी ने कड़े शब्दों में कहा था कि भारत अपना भविष्य खुद तय करेगा। 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद किया जा रहा था और अमेरिका ने अपनी यूथ फूड भेजा था, तभी इंदिरा गांधी का स्टैंड क्लियर था कि आप अगर हमारी पानी में हमारी मर्जी के बिना अगर एंटर करेंगे तो हम करारा जवाब देंगे। आज भारत का पीएम अपने दोस्तों से अलग होकर और दुश्मनों पर भरोसा करने के लिए अपना रहा है और अमेरिका से कुछ भी नहीं कह पा रही है। बीजेपी ज्वाइन करते ही नेताओं पर लागी केसेस बंद कैसे हो जाती है? अजित पवार जिन पर पहले 70,000 करोड़ की महाराष्ट्र इरिगेशन स्कैम इरिगेशन थी, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया और आज तक कोई केसेस नहीं है, सब गया। हिमंता बिस्वा जब कांग्रेस में थी तब शारदा स्कैम से लिंक थी, यहाँ तक कि सीबीआई ने उनकी घर पर रेड भी मारी थी, लेकिन 2015 में और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और आज असम की सीएम है। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया की 30,000 की स्कैम से लिंक थी। जब एनडीए ज्वाइन किया तो ठीक उसी 8 महीने के बाद सीबीआई उन्हें केसेस क्लोज कर दिया। शुभेंदु अधिकारी एक सिंह ऑपरेशन में कैमरा के सामने पैसा लेते हुए पकड़े गए, यहाँ तक कि इसकी वीडियो को बीजेपी ने खुद अपनी यूट्यूब पर अपलोड की थी, लेकिन 2016 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि 2014 के बाद 25 से ऐसा नेताओं है जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी इन इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही सबको रिलीफ मिल गया। क्या ये बस कोई एक इंसिडेंट है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इंडियन मीडिया की इतनी बुरी हालत है कि एक बार आप इनकी थंबनेल को देखो। ईरान ने अमेरिका की निकल दी हवा, इजराइल मान गया पानी। पीएम मोदी ने घुमाया फोन, नेतन्याहू लेंगे फैसला। ईरान में फटा न्यूक्लियर मच्छी बगदर, जंग में कूदे पुतिन, जिनपिंग, ट्रम्प। नरेंद्र मोदी महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं। ये सब तो इनके लिए बहुत छोटी बात है कि कई चैनल्स तो ट्रम्प की कुंडली तक निकल रही है। ट्रम्प की कुंडली पढ़ना चालू कर दिया है। क्या कहती है ट्रम्प की कुंडली? व्हाट कई न्यूज चैनल्स तो ईरान की भविष्यवाणी कर रही है, इंडिया की भविष्यवाणी कर रही है, यहाँ तक कि अपनी चैनल्स पर एस्ट्रोलॉजर्स बिठा कर रखी है। और कई सारे न्यूज चैनल्स मोदी करते करते नहीं थक रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है। पीएम मोदी ने बढ़ते तनाव और नुकसान पर चिंता व्यक्त की है और पेजेश्कियान से बातचीत की है। पीएम मोदी ने शांति और कूटनीति की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इससे बुरा हाल किसी भी देश की मेनस्ट्रीम मीडिया का क्या ही होगा। कहने के लिए मीडिया बस फुट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन ये पिलर अंदर से पूरा खोखला है
और इनकी थंबनेल्स को देखकर तो बिल्कुल भी सच मत मानिए। 99% जो चीज थंबनेल्स में लिखी है वो झूठ है। और ये कोई ऐसे छोटे मोटे चैनल्स नहीं है, बल्कि बड़े बड़े चैनल्स है, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनकी करोड़ों में फॉलोअर्स है, लाखों करोड़ों लोग इनको रोज देखते हैं। इसलिए अगर आपकी भी फैमिली में कोई इन सभी चैनल्स को देखता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और सबको बताइए इन सभी न्यूज चैनल की सच्चाई क्या है। और आगे ऐसे ही वीडियो देखना चाहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।